सम्मानीय साथियों, युवा बंधुओं, निजी विद्यालयों एवं निजी महाविद्यालयों में कार्यरत सम्मानीय शिक्षक बंधुओं, मैंने निजी विद्यालयों के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत ही गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है। उनके परिवार की परिस्थितियां किस तरह से निर्मित हो रही है और किन अभावों में उनको जीवन जीना पड़ रहा है, यह देखकर जानकर मेरा परेशान होना स्वाभाविक है। साथियों, मैं आज केवल निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, निजी महाविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों व प्राध्यापकों या अन्य टीचिंग स्टाफ के संबंध में ही बात करने जा रहा हूं। दरअसल सन 1948 में देश के नीति निर्धारकों ने श्रमिकों के बारे में चिंता की कि उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रखकर मनमाफिक मजदूरी देकर काम करवाया जा रहा है, बहुत अधिक उनका शोषण हो रहा है और उन्हें शोषण से मुक्त करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम निर्धारित किया गया, जिसके तहत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की श्रेणी बांटी गई, जो कि अल्पशिक्षित या अशिक्षित वर्ग के केवल मजदूर वर्ग के लोगों के लिए निर्धारित थी। सन 1959 में पहली बार निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह कहकर कि मजदूरों को भी न्यूनतम इतनी मजदूरी मिल रही है और हमें उनसे भी काफी कम वेतन मिल रहा है। न्यायालय ने कहा कि जो कानूनी प्रावधान श्रमिकों के लिए बना है उसे शिक्षकों के लिए लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद आज तक निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों या कॉलेजों में कार्यरत टीचिंग स्टाफ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स आदि को सरकारी वेतन के बराबर वेतन मिलना चाहिए, इस विषय पर गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन नहीं हुआ। ये बात अलग है कि कुछ राज्यों में सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में सरकारी वेतन के बराबर ही वेतन आदि सुविधाएं शिक्षकों को दी जाती रही है और अभी भी दी जा रही है। लेकिन सवाल उठता है, मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मध्य प्रदेश में कुल 57 निजी विश्वविद्यालय है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में, निजी विश्वविद्यालय में 450 से 500 टीचिंग स्टाफ दिखाया जाता है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक के पद होते हैं। तो उसके अलावा निजी महाविद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन सभी निजी महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक वर्ग और ये निजी विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक वर्ग की कुल संख्या जोड़ी जाए तो 2,10,000 के ऊपर होती है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड खंगालने पर जो आंकड़े आए हों उसे देखने पर 6,27,000 बताई जा रही है। यदि कुछ लोगों ने स्टाफ अधिक दिखाए हों और उतना स्टाफ न भी हो तो भी 4-5 लाख से कम प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षक पदस्थ नहीं हैं।
हाल ही में यूजीसी के एक अधिकारी से हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में जब वे उनकी टीम जाती है तो वे बता देते हैं कि हम वेतन मान न्यूनतम तो दे रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं बताते कि जो सरकारी वेतन मान जो होता है उसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं को जोड़ने पर असिस्टेंट प्रोफेसर को शुरुआती दौर में ही न्यूनतम 78,000 रुपये प्रति माह मिलता है और प्राइवेट में 20, 25, 15 इस प्रकार जिसकी जो मर्जी वो देते हैं। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों का तो और बुरा हाल है। अभी मैं महाविद्यालयों की बात कर रहा था तो इसी क्रम में और आगे बता दूं कि निजी विश्वविद्यालयों में पात्रता देखी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि वो पात्र है या नहीं है। उसके लिए निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग का एक सदस्य जो एक्सपर्ट होता है इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। जब पात्रता पूरी है तो वेतन पूरा क्यों नहीं है? उसी प्रकार जो ट्रेडिशनल कोर्सेज के कॉलेज हैं उसमें कार्यरत प्राध्यापकों को संबंधित क्षेत्र की यूनिवर्सिटी के माध्यम से वहाँ से एलिजिबल टेस्ट होता है, पात्रता परीक्षा होती है या इंटरव्यू वगैरह की आदि की व्यवस्था होती है। उसमें संबंधित विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट जाते हैं। कोड यूजीसी के कोड 28 के तहत उनकी पात्रता सुनिश्चित करते हुए उनकी नियुक्ति तय की जाती है और जितने प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज के कॉलेजेस हैं वहाँ कोड 30 के तहत पात्रता परीक्षा निर्धारित की जाती है, नियुक्ति तय की जाती है। तो जब आपने पात्रता की परीक्षा लिया है, जब वे पात्र हैं, तब उन्हें सरकारी वेतन के बराबर वेतन एवं सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? कुल वेतन जितना सरकारी विभाग में है, सरकारी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में है, उतना ही वेतन उनको क्यों नहीं दिया जाता? ये गंभीर विषय है। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल चाहे किसी भी बोर्ड के हो, स्टेट गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग के पास में पूरा रिकॉर्ड होता है। परीक्षा की अनुमति देने के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण तो है। फिर उन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन कितना मिल रहा है, इस बात का ध्यान कौन देगा? ये तो सोचने की बात है। आखिर उनको पूरा वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या शिक्षा को हम ये मान सकते हैं कि यह जो है अधिक से अधिक आय अर्जित करने वाला धंधा है, कारोबार है? क्या इसे लाभदायक उपक्रम माना जाता है? मेरे विचार से तो ऐसा नहीं। जिन समितियों के माध्यम से, जिन स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से स्कूलों एवं कॉलेजों का संचालन किया जाता है, उनमें स्पष्ट प्रावधान है कि इसे वे आय का धंधा या आय का कारोबार या आय का उपक्रम नहीं मानेंगे। इसे वे इंडस्ट्री के रूप में नहीं मानेंगे। उसे वे एजुकेशन इंडस्ट्री का एक अंग नहीं मानेंगे। ये स्पष्ट है। लेकिन हमारे सम्यक अभियान की लड़ाई निजी विद्यालयों के संचालकों से कतई नहीं है। यदि निजी विद्यालय के संचालकों ने हाथ खींच लिया तो हमारा शैक्षणिक सिस्टम चरमरा जाएगा। इसी प्रकार निजी महाविद्यालयों के संचालकों ने अपना हाथ खींच लिया तो हम टेक्निकल, प्रोफेशनल सहित ट्रेडिशनल कोर्सेस में भी उच्चतम गुणवत्ता युक्त शिक्षा सभी युवाओं को देने में असमर्थ हो जाएंगे। मुझे ज्ञात है 90 के दशक तक
मध्य प्रदेश के करीबी राज्य महाराष्ट्र और कुछ राज्यों में निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं थे। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स मोटी रकम डोनेशन के रूप में देके उन कॉलेजों में पढ़ने जाते थे। बाद में मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट खुलने शुरू हुए और उससे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ने के लिए औसत दर्जे के भी विद्यार्थियों को अवसर मिलने लगे। तो मेरा आग्रह यह है कि कोई भी निजी विश्वविद्यालय के संचालक या निजी महाविद्यालयों के संचालक या स्कूलों के संचालकों को यह मानने की जरूरत नहीं है कि यह सम्यक अभियान उनके खिलाफ है। उनके खिलाफ कतई नहीं है। मेरा कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सरकारी वेतन के बराबर मिलनी चाहिए और प्राइवेट कॉलेजों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर वर्ग तक या टीचिंग स्टाफ जिस भी वर्ग का हो, उन्हें सरकारी वेतन के बराबर वेतन ही मिलना चाहिए और यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है। अभी सरकार कैसे करेगी? फिर सवाल उठा, लोग कह रहे हैं, लोग मुझसे बात कर रहे हैं, अरे क्या की बात कर रहे हैं साहब आप, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दिलाना सरकार का काम है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी अगर है तो निजी क्षेत्र को कारोबार करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, उन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इसके साथ साथ यह देखना भी जरूरी है कि संबंधित स्कूल संचालक की समस्या क्या है, उसके मैनेजमेंट में क्या खर्च हो रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं उसमें क्या खर्च हो रहा है, क्या यह संभव है कि वे सरकारी वेतन के बराबर वेतन अपने कार्यरत शिक्षकों को दे दे और स्कूल चला ले। मेरे ख्याल से कई स्कूलों की स्थिति ऐसी नहीं है, अधिकांश स्कूलों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सरकारी वेतन के बराबर वेतन देकर शिक्षकों को अपने यहाँ पर रखे और अपने शैक्षणिक स्तर को भी मेंटेन कर सके। तब सरकार को क्या करना होगा भाई? व्यवहार्यता अंतर्निधि वायबिलिटी गैप फंड का प्रावधान है और नहीं है तो कर लेना चाहिए। केंद्र सरकार को भी कर लेना चाहिए और राज्य सरकार को भी कर लेना चाहिए। शिक्षा के तहत जो बजट में प्रावधान होता है उसमें निजी क्षेत्र के स्कूलों कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन देने के लिए जो स्कूल संचालक या कॉलेज संचालक का फंड है परमिट नहीं कर रहा है, उनका प्रोजेक्ट उनका स्कूल वायबल नहीं है उस तरीके से चलाने के लिए, तो वहां पर उनका ऑडिट करा के जो अंतर आएगा उस अंतर की भरपाई सरकार कर सकती है। और मैंने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वर्तमान सरकार यदि ये कार्य नहीं कर सकती कोई बात नहीं है, हमारे शिक्षक बंधुओं को घबराने की जरूरत नहीं है। बस 3 साल तक इंतजार करिए। हर प्राइवेट विद्यालय और प्राइवेट कॉलेज के शिक्षकों से मेरी अपील है, आग्रह है कि वे हमारे सम्यक अभियान से जुड़े, हमारे साथ चले। 2029 से सरकारी वेतन के बराबर वेतन दिलाने की गारंटी ये भास्कर राव रोकड़े लेता है। सरकार में कोई भी व्यक्ति बैठे उसे सरकारी वेतन के बराबर ही वेतन आप लोगों को देना होगा। कैसे नहीं देंगे मैं देखता हूं, मजबूर कर देंगे सरकार को, चाहे केंद्र हो या राज्य। लेकिन बस 3 साल मुझे साथ दे दीजिए मित्रों। आप लोगों ने बड़ी भारी समस्याओं को झेला है, आप लोगों ने कमियों से समझौता किया है, आप लोग अपने बच्चों को आप अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने विद्यार्थियों को देने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को उसी स्तर की शिक्षा देने में असमर्थ पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा और अब आपका स्तर भी सरकारी प्रोफेसर्स के बराबर निजी महाविद्यालय के प्रोफेसर्स का वही होगा
सरकारी स्कूल के शिक्षक के बराबर का स्तर प्राइवेट स्कूल के टीचर का भी होगा। आप लोगों को पूरा वेतन निश्चित रूप से मिलेगा और इसके लिए हमारे प्रयास हैं और ये प्रयास दिखावे के प्रयास नहीं है, संकल्प है और हम इस संकल्प को पूरा करके रहेंगे। उस समय जो भी सरकार बैठेगी उस समय के मुख्यमंत्री को कुर्सी से उठा के हम फेंक देंगे अगर उसने बात नहीं माना तो। हम उस समय जो भी सरकार बनेगी उसको हम विवश कर देंगे। हमारा संकल्प तब भी था 2022 से, लेकिन आप लोग बराबर ढंग से जुड़े नहीं। जब तक आप जुटेंगे नहीं, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक आपके समन्वय की शक्ति सामने आएगी नहीं, तब तक मैं अकेला भास्कर राव रोकड़े कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे संगठन की सम्यक अभियान की शक्ति बढ़ाइए। ये सम्यक अभियान आपके लिए है मित्रों, केवल आपके लिए, और मेरा जीवन भी केवल आपके लिए है। धन्यवाद।